नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। अब इस वीडियो में हम जो है कि हेल्थ, एजुकेशन और साथ ही में जो लर्निंग मैट्रिक्स है, इससे रिलेटेड जो भी हमारे 72 बीपीएससी प्री के पेपर में संभावित पूछे जाने जो क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, फर्स्ट वन देख लेते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो एनएफएचएस 5 की जो रिपोर्ट थी, इसको देख लेते हैं। जो नोडल मिनिस्ट्री है जो इसको पब्लिश करती है, उसका नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, ये कौन है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस आईआईपीएस जो मुंबई है, वो क्या करती है? इसको इम्प्लीमेंट करती है। इसमें बिहार के जब परफॉर्मेंस की बात करते हैं हम एनएफएचएस 5 में, तो जो टोटल हमारा फर्टिलिटी रेट है टीएफआर जिसको बोलते हैं, ड्रॉप टू 3.0। पहले कितना था? ये 3.4 था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या है, कंपैरिजन दे रखा है, ठीक ना। दो चीजों के बीच में क्या किया गया? कंपेयर किया गया है। तो जो एनएफएचएस 4 था, इसमें हमारा फर्टिलिटी रेट कितना था? 3.4 था, जो डिक्रीज होके कितना हो गया है? 3 हो गया है एनएफएचएस 5 में। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो इसको आईएमआर बोलते हैं, ये कितना है हमारा? 46.8 पर 1000 लाइव बर्थ। मतलब 1000 पे हमारा जो है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जिसको आईएमआर बोलते हैं 46.8 है। चाइल्ड सन्टिंग रेट बोल की जब बात करते हैं तो कितना है? 42.9% है। एनेमिक इन ओमेन की बात करते हैं, एज ग्रुप 15 टू 49 के बीच में, तो हाई प्रिवलेंस एट 63.5% है। बहुत ज्यादा एनेमिक है बिहार में। इंस्टीट्यूशनल बर्थ की जब हम बात करते हैं तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज टू 76.2%, जो है कि इंस्टीट्यूशनल बर्थ में जो है कि हमारा इंक्रीमेंट हुआ है। तो इसके पहले जो है कि मैं आगे बढ़ने से पहले वीडियो में बता दूं कि इसका जो है कि पार्ट वन, ठीक ना, इसका जो है कि पार्ट वन ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। साथ ही में इसका पार्ट टू भी इस करंट अफेयर का ऑलरेडी हमारा अपलोड हो चुका है, जिसमें हमने जो है कि बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, उसके साथ साथ जो है कि बिहार का जो भी करंट अफेयर होता है सब कुछ कवर किया था। इंडिया का बजट, इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे, साथ ही में जो भी इम्पोर्टेंट हमारे डाटा हो सकते हैं इंडिया से रिलेटेड, सभी चीज़ों को हम ऑलरेडी जो है कि इन 2 वीडियो में मैक्सिमम चीज़ों को कवर कर चुके हैं। ये इसका जो है कि पार्ट नंबर क्या है? 3 है। इसमें जो है कि हम एनएफएचएस 5 के रिपोर्ट से शुरुआत किए हैं। दूसरा देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट एएससीआर जिसको बोलते हैं। तो जो पब्लिशिंग बॉडी की बात करते हैं तो इसको प्रथम नाम का एक एनजीओ है, ठीक है, जो कि इसको पब्लिश करता है। कोर फोकस मैट्रिक्स की बात करते हैं तो क्या है हमारा? लर्निंग आउटकम्स, रीडिंग एंड द अर्थमेटिक ऑफ द रूरल चिल्ड्रंस। की कोर डिस्ट्रिक्शन की बात करते हैं तो क्या है? मेजर एक्चुअल लर्निंग लेवल्स, नोट स्कूल एनरोलमेंट। ये जो स्कूल में कितना एनरोलमेंट होता है ना, इसको मेजर नहीं करता है। क्या मेजर करता है ये? कि रियल में कितना जो है कि लर्निंग का लेवल है। बिहार के परफॉर्मेंस की बात करते हैं एएससीआर 2024 में, जो हमारा एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है, इसका 2024 के रिपोर्ट में जब हम लोग बात करते हैं बिहार के परफॉर्मेंस की, तो क्लास थर्ड चिल्ड्रन केपेबल ऑफ रीडिंग ए क्लास 2 लेवल टेक्स्ट रोज टू 26.3%। मतलब कि हमारा क्लास 3 में कोई पढ़ता है बच्चा, ठीक है, और क्लास 2 में भी जो पढ़ता है समथिंग, तो इसमें क्या है, समथिंग इंक्रीमेंट ही देखने को मिला है, जो भी हमारा एएससीआर का रिपोर्ट है। जबकि नेशनल का जो एवरेज है हमारा कितना है? 23.4 है। इससे क्या है, हमारा बिहार का ज़्यादा है। आपको याद रखना है कि एएससीआर 2024 के रिपोर्ट में जो नेशनल का एवरेज है, जो कि 23.4% है, उससे बिहार का क्या है? ज़्यादा ही है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, नेशनल अचीवमेंट सर्वे जिसको एनएस बोलते हैं। नेचर क्या है? द ऑफिशियल गवर्नमेंट काउंटर पार्ट टू द नॉन गवर्नमेंट एएससीआर। ये क्या है हमारा? एसीआर जो रिपोर्ट है, नॉन गवर्नमेंट जो एनजीओ के द्वारा पब्लिश होता है, इसको काउंटर करने के लिए क्या गवर्नमेंट खुद की एक नेशनल अचीवमेंट सर्वे नाम से रिपोर्ट निकालती है। पब्लिशिंग बॉडी की बात करते हैं तो क्या है हमारा? एनसीईआरटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये इसको पब्लिश करता है। टारगेट असेसमेंट की बात करते हैं तो क्या है? एवल्युएटिंग लर्निंग अचीवमेंट्स फॉर स्टूडेंट्स इन ग्रेड 3, 5, 8 एंड 10। अब हम बात कर लेते हैं कि इन रिपोर्ट्स पे किस तरीके से पेपर में जो है कि हमारा क्वेश्चंस वगैरह फ्रेम हो सकते हैं।
तो पहला क्या है, जो NFHS 5 रिपोर्ट है, ये पब्लिश होता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, फैमिली एंड वेलफेयर, IIPS बम्बई द्वारा। क्या होता है इसको, यहाँ देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हमारा क्या है, IIPS बम्बई है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। AACR जो रिपोर्ट है हमारा, प्रथम नाम का एनजीओ निकालता है, और NAS इसी को एनकाउंटर करने के लिए गवर्नमेंट के जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर में एक बॉडी है जिसका नाम क्या है, NCERT, ये पब्लिश करता है। तो इन 3 चीज़ों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर पेपर में आता है तो आप इसको करेक्टली करके आइएगा। AACR जो मैट्रिक है, इसको देख लेते हैं। कैनी एग्जाम ऑप्शन स्टेटिंग डेट AACR मॉनिटर्स एनरोलमेंट परसेंटेज ग्रोथ, क्या है, गलत है, क्योंकि ये किसको जो है कि मेजर करता है, ये मेजर करता है लर्निंग प्रोफिशिएंसी को मेजर करता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर मैट्रिक्स को भी मेजर नहीं करता है, एनरोलमेंट को भी मेजर नहीं करता है, किसको मेजर करता है, लर्निंग प्रोफिशिएंसी को। इस तरीके के ट्रैप से आपको क्या करना है, बचना है पेपर में। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा, लेबर इंडस्ट्री एंड मैक्रो इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ रिपोर्ट्स को। फर्स्ट वन क्या है हमारा, पीरियोडिक पीरियोडिक लेबर सर्वे, लेबर फोर्स सर्वे, जो को PLFS बोलते हैं, और आप सभी को पता है कि इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी BPSC में पूछा गया है, तो आप सभी लोग जो है कि इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। रिपोर्ट का नाम क्या है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, PLFS। पब्लिशिंग बॉडी की बात करते हैं तो क्या है, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, NSO के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एस्थेटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर में आता है। फीमेल LFPR ट्रेंड की बात करते हैं तो इसमें क्या है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट सर्ज फ्रॉम 23.3% टू अबाउट 41.7% इन 2023 टू 2024। मतलब कि जो हमारा किसकी, जो हमारा फीमेल LFPR है, ये जो है कि इंक्रीज होके कितना हो गया है, 41.7% हो गया है, विथ कंपेयर टू 23.3% जो कि हमारा 17-18 में था। दूसरा बात कर लेते हैं नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट की। यूजुअल स्टेटस हमारा स्टूड एट अबाउट 3.2% इन PLFS 2023-24। कितना है, 3.2% है हमारा, क्या है, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट। एकदम रच लीजिएगा बाबू लोग, ये जो डाटा है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके पेपर में इससे क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे। तो LFPR है, ये इंक्रीज होकर कितना हो गया है, 41.7% हो गया है, और नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, 3.2% है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, ये रिपोर्ट हमारा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, IIP। फिर से मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि इसका PDF जो है ना, इसका PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके आप इसको ज्वाइन करके टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और इससे बेस्ट जो है कि करंट अफेयर की किताब आपको, जहाँ पे जो है कि उन्हीं चीज़ों पे फोकस किया गया है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो जब हमारा बात करते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की, तो पब्लिशिंग बॉडी कौन है हमारा, NSO, इसको कंपाइल करता है, साथ ही में रिलीज करता है। नेचर क्या है, ए शॉर्ट टर्म वॉल्यूम इंडिकेटर मेजरिंग इंडस्ट्रियल आउटपुट। जो भी हमारे डिफरेंट टाइप के इंडस्ट्रीज हैं, इनका किस तरीके से आउटपुट है किसी ईयर में, इसको मेजर करता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जिसको जो है कि NSO के द्वारा कंपाइल और रिलीज किया जाता है। कोर सेक्टर्स की बात कर लेते हैं जो इसमें कवर होते हैं, तो क्या है, माइनिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, और साथ ही में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो 2-3 आपको याद रखना है। फर्स्ट वन क्या है, माइनिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, और इलेक्ट्रिसिटी हो गया। ये कुछ हमारे कोर सेक्टर्स हैं जो कि क्या होते हैं, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के जो हमारा रिपोर्ट आता है उसके अंदर क्या करते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं। कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एंड ग्लोबल रैंकिंग की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, CRISIL प्रोजेक्ट ग्रोथ टू इतना लाख करोड़ भाई, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लेते हैं, क्या है, इंडिया रैंक एज द सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर ग्लोबली। जो 2023 का ये रिपोर्ट है जिसमें बोला गया है कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया की रैंकिंग क्या है, हमारी सेकेंड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया की रैंकिंग क्या है, सेकेंड है, किसमें, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया की रैंकिंग क्या है, सेकेंड है।
फॉरेक्स रिजर्व की बात करते हैं तो क्या है हमारा यूएसडी में 640 बिलियन एट द एंड ऑफ 2024। और साथ ही में रैंकिंग की बात करते हैं तो क्या है फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जो भी चीज़ें आपको हम बता रहे हैं आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला इसमें क्या है कि हमने बताया कि जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक ना? जो भी हमारा मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग होता है तो ग्लोबल या वर्ल्ड लेवल पे इंडिया का रैंकिंग क्या है? सेकंड है। साथ ही में हम जब बात करते हैं फॉरेक्स रिजर्व की, तो इंडिया का कितना फॉरेक्स रिजर्व है? 640 बिलियन यूएस डॉलर, जो जिसके साथ इंडिया जो है कि हमारा फोर्थ लार्जेस्ट हो जाता है इन वर्ल्ड। सर्विस ट्रेड की बात करते हैं तो इंडिया रैंक एज द सेवेंथ लार्जेस्ट सर्विस एक्सपोर्ट ग्लोबली। जो सर्विसेज हमारे होते हैं उनके एक्सपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग क्या है? सेवेंथ है वर्ल्ड में। तो ये हमारे कुछ डाटा थे, इंडिकेटर्स थे जो इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से उनको रिपीट करता हूँ। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया की रैंकिंग कितनी है? सेकंड है। फॉरेक्स रिजर्व कितना है? 640 बिलियन यूएस डॉलर है। इसमें रैंकिंग कितनी है? फोर्थ है। सर्विस ट्रेड में इंडिया की रैंकिंग कितनी है? सेवेंथ है। अब कुछ यहाँ से देख लेते हैं, कुछ हमारा जो डाउट क्रिएट करते हैं। फीमेल एलएफपीआर जंप कितना है? 23 टू 41 याद कर लेना है आपको। 23 से कितना हो गया है? 41 हो गया है 17-18 से 23-24 में। ग्लोबल स्टैंडिंग की बात करते हैं तो मोबाइल प्रोडक्शन में सेकेंड, फॉरेक्स रिजर्व में फोर्थ और सर्विस एक्सपोर्ट में सेवेंथ। एकदम रट लीजिएगा। जो आईआईपी हमारा होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसका जो कोर सेक्टर्स होते हैं इसमें होते हैं एग्जैक्टली थ्री सेक्टर्स। कौन कौन से? माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और साथ ही में इलेक्ट्रिसिटी। इसके साथ साथ अगर ऑप्शन में आपका सर्विस ऐड कर दे और साथ ही में एग्रीकल्चर भी ऐड कर दे तो सभी के सभी क्या होंगे? ये इनकरेक्ट होंगे, ठीक ना? आपको बिल्कुल डाउट नहीं होना है, ये सभी के सभी ऑप्शंस क्या होंगे? इनकरेक्ट। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा जो है कि एसडीजी पॉवर्टी एंड डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट स्कोर कार्ड, इससे कुछ रिलेटेड। तो पहला है हमारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स। पहला क्या है? एसडीजी इंडिया इंडेक्स। इसको पब्लिश किया जाता है किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है। फ्रेमवर्क मैट्रिक्स की बात करते हैं तो क्या है? स्कोर स्टेट्स एंड द यूटीज ऑन द 17 एसडीजी। जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनमें जो 17 जो हमारे इंडिकेटर्स हैं इनमें क्या होता है? सभी हमारे स्टेट्स को और साथ ही में यूटी को रैंकिंग दी जाती है किसके बीच में? 0 टू 100 स्केल के बीच में। और इनमें जो है कि 17 एसडीजी को मिला के 113 क्या है हमारे इंडिकेटर्स हैं। परफॉर्मेंस का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि स्टेट का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो जिनका स्कोर क्या होता है? लेस देन 50 होता है उनको क्या एस्पिरेंट बोलते हैं। जिनका रैंक हमारा 50 से 64 के बीच में होता है, मतलब स्केल पे जो हमारा नंबर होता है तो उनको क्या बोलते हैं? परफॉर्मर बोलते हैं। और जिनका स्कोर हमारा 65 से 99 के बीच में होता है उसको बोलते हैं फ्रंट रनर। और जिनका जो है कि 100 के इक्विवेलेंट होता है उसको बोलते हैं अचीवर। तो ये हमारे कुछ क्लासिफिकेशन है स्टेट्स का ऑन द बेसिस ऑफ जितना क्या करते हैं इस स्केल पे ये स्कोर प्राप्त करते हैं। बिहार स्टेट का परफॉर्मेंस देख लेते हैं इसमें। तो स्कोर कितना है? 57 है। और साथ ही में क्या है इसमें? परफॉर्मर कैटेगरी में हमारा बिहार आता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स है, इसमें जिसको जो है कि पब्लिश किया जाता है किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। इसमें जो है कि बिहार की जो परफॉर्मेंस है 57 स्कोर है और ये परफॉर्मर कैटेगरी में आता है हमारा। तो एकदम इसको आप तो रट लीजिएगा। साथ ही में स्टैंडिंग की बात करते हैं तो क्या है? लोवेस्ट रैंक स्टेट ओवरऑल। सबसे क्या है हमारा? लोवेस्ट रैंक स्टेट है हमारा इस परफॉर्मेंस इंडेक्स में। की वीकनेस की बात करते हैं कि किसमें किसमें बिहार का परफॉर्मेंस जो है कि खराब है। तो क्या है? एसडीजी 2 है, मतलब कि हमारे यहाँ बिहार में लोग जो है कि भूखे ज़्यादा पेट्स होते हैं। हाँ, सही बात भी है। आप गाँव समाज में आस-पास में देखते होंगे कि लोग बोलते हैं कि खाना खाना हो 4 रोटी का तो 2 रोटी खा लेंगे। उसके बाद से जो है कि सो जाएँगे। दैट मीन्स कि क्या है कि मतलब गरीबी बहुत ज़्यादा है। जब पॉवर्टी ज़्यादा होगा, पॉवर्टी वाला रैंकिंग में बिहार ऑलरेडी क्या है? सबसे पीछे है, तो वहाँ पे क्या होगा? हंगर भी ज़्यादा होगा। एसडीजी 4 है हमारा जो क्वालिटी एजुकेशन है, इसलिए क्या है हमारा? एजुकेशन को जो है कि इस बार के जो हमारा बजट था उसमें जो है कि हायर एलोकेशन दिया गया था। तैयारी की तमाम वैकेंसीज़ आई, तमाम हमारे टीचर का रिक्रूटमेंट भी हो गया।
बिहार, यूपी के सभी लोग आके भर गए, उनका बिहा भी हो गया, लेकिन बिहार का जो है कि एजुकेशन सिस्टम अब तक नहीं सुधरा। क्योंकि सुधरने का पीछे जो है कि ये नहीं है कि आप जो है कि सपोज़ कीजिए एक बिल्डिंग बनाते हैं आप, तो पेंटिंग करवाते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि बस नीचे वाले को पेंटिंग करके छोड़ देते हैं। पेंटिंग करवाते हैं तो पूरा बिल्डिंग को पेंट करेंगे तो ही उसकी सुंदरता बनती है। तो इसमें भी क्या है, एजुकेशन में डिफरेंट टाइप के लेवल्स हैं। प्राइमरी है, प्री प्राइमरी है, उसके बाद से जो है कि सेकेंडरी है, उसके बाद से हायर एजुकेशन है। आप सेकेंडरी एजुकेशन तक तो इम्प्रूवमेंट करवा लिए, टीचर होकर का रिक्वायरमेंट करवा लिए, लेकिन हायर एजुकेशन में आप क्या करेंगे? बिहार के तमाम बच्चे हैं जो कि जाके यूपी में डिग्री लेके आते हैं, बस क्लास करने जाते नहीं हैं, बस पेपर देने जाएँगे, उनको कुछ नहीं आता है। उनको कुछ नहीं आता है, बीएससी में फिज़िक्स का जूलॉजी का स्पेलिंग पूछ दीजिए उनसे, फिज़िक्स का स्पेलिंग तो नहीं आता है। वो जो है कि बीएससी का डिग्री लेके चल रहे हैं, बैचलर ऑफ साइंस का, बताइए। तो जब तक आप जो है कि हायर एजुकेशन को नहीं सुधारेंगे, ठीक है? और पता नहीं है बिहार में कब सुधरेगा। बेट का पेपर आने वाला था, आते-आते जो है कि 2 साल हो गया। कब बेट का पेपर आएगा, कब हो कि हमारे जो है कि टीचर का रिक्रूटमेंट होगा हायर एजुकेशन में, और इसको लेके पता नहीं बिहार की गवर्नमेंट को कितना संशय में क्यों है। लाइक करवाना है तो करवा दो बेट का पेपर तुरंत। उसके बाद से जो है कि इस जो एजुकेशन का जो ये सिस्टम है, ये लेवल है, इसको भी सुधारो आप। चलिए हम लोग को इससे क्या करना है, हम लोग अपना पढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट एसडीजी इंडेक्स। इसको जो है कि पब्लिशिंग बॉडी की बात करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क एसडीएसएन के द्वारा क्या होता है, ये पब्लिश किया जाता है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए इसमें जो था हमारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स, इसको पब्लिश किया गया था नीति आयोग के द्वारा। लेकिन हम जब बात करते हैं ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट एसडीजी इंडेक्स, तो इसको पब्लिश किया जाता है एसडीएसएन के द्वारा। ये क्या करता है, कंट्री को रैंकिंग देता है। इंडिया की परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो ग्लोबल टॉप 100 फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2025। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जो कि ग्लोबल टॉप 100 में इंडिया की रैंकिंग आई है। 99 रैंकिंग है विथ ए स्कोर ऑफ 67, एकदम याद रख लीजिएगा आप लोग कि जो हमारा ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट एसडीजी इंडेक्स है, जिसको पब्लिश किया जाता है एसडीएसएन, दैट मीन्स कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। इसमें इंडिया जो है कि फर्स्ट टाइम 2025 में अंडर अंडर 100 में आया है। इसकी रैंकिंग कितनी है, 99 है विथ स्कोर ऑफ 67 इसका स्कोर है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं अपना हम लोग, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एडीपी। एडीपी का जो पब्लिशिंग बॉडी है कौन है, नीति आयोग है। नीति आयोग जो है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को जो है कि पब्लिश करती है। इसका मैकेनिज्म क्या है, डेल्टा रैंक्स 112 डिस्ट्रिक्ट मंथली अक्रॉस द 5 कोर थीमेटिक एरियाज। 5 हमारे कोर थीमेटिक एरियाज होते हैं जिनके बेसिस पे हमारे 112 डिस्ट्रिक्ट की क्या होती है, रैंकिंग जारी होती है। बिहार के रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो एग्जैक्टली 30 ऑफ द 112 डिस्ट्रिक्ट बिलोंग टू बिहार। जो 112 हमारे टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें से जो है कि 13 डिस्ट्रिक्ट क्या है, हमारे बिहार से हैं। ना इसमें बात कर लेते हैं कि जो हमारे 13 डिस्ट्रिक्ट हैं कौन कौन से जो बिहार के हैं, तो पहला क्या है, अररिया है, औरंगाबाद है, बांका है, बेगूसराय है, गया है, जमुई है, कटिहार है, खगड़िया है, मुजफ्फरपुर है, नवादा है, पूर्णिया है, शेखपुरा है और सीतामढ़ी है। और साथ ही मैं आप सभी को बता दूं ना, इससे अच्छा करंट अफेयर ना हम बता रहे हैं, आप जाके भटकते रह जाएंगे। लेकिन इससे अच्छा करंट अफेयर की बुक आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है मेरा पढ़ाने का लहजा आपको पसंद ना आ रहा हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार सुनिए और कमेंट में अगर आपको लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है मेरे पढ़ाने के तरीके में, आप लोग सजेस्ट कीजिए, हम उसको इम्प्रूव करेंगे। और नहीं हो रहा है तो आप इस पीडीएफ को जाकर डाउनलोड कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल से, और वहाँ से जो है कि इसको लेके प्रिंट आउट लेके पढ़िए। अब इतना सुविधा कौन देता है आपको? जाके कहीं पैसा फूँक के आएँगे करंट अफेयर के नाम पे। भाई खान सर और रोशन सर आपस में लड़ ही रहे हैं, अपना लड़ाई में बिज़ी हैं, बच्चों के फ्यूचर से उनको क्या मतलब है? नेक्स्ट वन देख लेते हैं चलिए। अदर नीति आयोग पब्लिकेशन देख लेते हैं कि और कौन-कौन से जो है कि पब्लिकेशन नीति आयोग करती है। तो पहला क्या है, स्टेट हेल्थ इंडेक्स। इसको जो है कि पब्लिश किया जाता है जॉइंटली विद द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर एंड द वर्ल्ड बैंक। नीति आयोग, एमओएचएफडब्ल्यू और साथ ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा स्टेट हेल्थ इंडेक्स को जारी किया जाता है। साथ ही में जो स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स है एससीक्यूआई, ये भी किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा जो है कि पब्लिश किया जाता है।
अब कुछ चीज़ों को देख लेते हैं जहाँ पे जो है कि बीपीएससी ट्रैप लगा के आपको फँसाने का प्रयास करता है। तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स नीति आयोग क्या करता है, स्टेट्स और यूटी की रैंकिंग निकालता है। ग्लोबल एसडीजी इंडेक्स एसडीएसएन कंट्रीज़ की रैंकिंग निकालता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूएनडीपी के द्वारा और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग प्लस ओपीएचआई के द्वारा, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट डब्ल्यूईएफ के द्वारा। ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट रैंकिंग है जिसको आपको रट लेना है, याद कर लेना है। पेपर के हिसाब से क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें हमारा है बिहार स्पेसिफिक रिपोर्ट्स एंड सर्वे। जो हमारा बिहार से स्पेसिफिक रिपोर्ट और सर्वे है उसमें देख लेते हैं बिहार का क्या परफॉर्मेंस है। तो पहला हमारा क्या है, बिहार इकोनॉमिक सर्वे। फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा इसको इशू किया जाता है। जो जीएसडीपी है बिहार का, ग्रोस ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कितना है, 9,91,997 करोड़ एट करेंट प्राइजेस। इसको जो है कि हमारा जो इसका करंट अफेयर का पार्ट वन था ना, इसमें ऑलरेडी जो है कि इकोनॉमिक सर्वे का जो भी डाटा था हमारा, ठीक ना, उसको मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था। आप उसको भी देखिएगा और इसको भी देखिएगा। बार-बार चीज़ें रिपीट होंगी तो आपको क्या होगा, और अच्छे से आपको चीज़ें याद हो जाएँगी। अब देखिए ग्रोथ रेट की बात कर लेते हैं हम। तो ग्रोथ रेट क्या है हमारा, 13.1% है किस पे, करंट प्राइस पे, और 8.6% है हमारा कांस्टेंट प्राइस पे। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि जो बिहार इकोनॉमिक सर्वे था, इसमें जो है कि बिहार का जो ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये 9,91,997 करोड़ है किस पे, करंट प्राइस पे। ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो 13.1% है करंट प्राइस पे, और कांस्टेंट प्राइस पे कितना है, 8.6% है। जब हम सेक्टरल बात करते हैं जीएसबीएस शेयर्स की, तो टेरिटरी सेक्टर है हमारा 58.6% के साथ क्या है, सबसे मैक्सिमम शेयर है। सेकेंडरी सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, 21.5 टू 26.8%। एग्जैक्ट डाटा जो है कि आपको हमारे पहले वीडियो में मिल जाएगा। और उसके बाद से जो प्राइमरी सेक्टर है हमारा, इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 18.3% टू 19.9%। अब हम देख लेते हैं जो बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे हुआ था 23 में हमारा, इसके रिलेटेड कुछ डाटा देख लेते हैं। जो इशूइंग बॉडी था हमारा कौन था, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, और साथ ही में टोटल एनुमरेटेड हमारा पॉपुलेशन था उस समय कितना था, 13.07 करोड़ जो है कि पॉपुलेशन बताया गया था बिहार कास्ट सर्वे के अंदर में। इसमें से 215 क्या थे, हमारे टोटल कास्ट थे बिहार में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कि बिहार का जो कास्ट सर्वे हुआ था, बिहार का जो कास्ट सर्वे हुआ था 2023 में, इसमें बिहार का पॉपुलेशन कितना था, तो 13.07 करोड़ था बाबू लोग, एकदम रट लीजिएगा। और साथ ही में इसी कास्ट सर्वे में टोटल हमारे 215 को कास्ट थे, 215 को कितना को थे, कास्ट थे। अब हम थोड़ा-सा डेमोग्राफिक ब्रेकडाउन की बात कर लेते हैं कि कौन कास्ट कितना अनुपात में थे। तो जो पहला कास्ट है हमारा, ये है ईबीसी। पहला कास्ट हमारा क्या है, ईबीसी, जिसकी जो है कि परसेंटेज में कितना है, 36.01% हमारे ईबीसी हैं। ओबीसी 27.13% है, और ओबीसी प्लस ईबीसी दोनों को मिला दीजिए तो ये हो जाते हैं हमारे 63.14%। मतलब कि कितना, पिछड़ा वर्ग जो हमारा है प्लस अति पिछड़ा है, ये दोनों मिला के हमारे 63.14 हो जाते हैं। एससी की बात करते हैं तो 19.65% है, और एसटी कितना है हमारा, 1.68% है। ठीक है, तो ये हमारा था कास्ट सर्वे का डाटा। इसको मैं फिर से रिपीट करूंगा क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। ईबीसी क्या है, मैक्सिमम है बिहार में 36.01%। ओबीसी हमारे कितने हैं, 27.13%, और दोनों को मिला के 63.14%। एससी 19.65%, और एसटी कितने हैं, 1.68%। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा रिपोर्ट जो है आरबीआई स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट की। स्ट्रक्चरल फीचर की बात करते हैं क्या, तो हाई सेंट्रल ट्रांसफर डिपेंडेंस। डाटा पॉइंट बात करते हैं तो सेंट्रल ट्रांसफर मेकअप 74% ऑफ द रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आपको जानना है कि समथिंग ऐसा कुछ रिपोर्ट था। अब कुछ देख लेते हैं एग्जाम से रिलेटेड हमारे अलर्ट। तो बिहार का जो जीएसबीए है, इसमें टेरिटरी या सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है,
58.6% है और साथ ही में नेशनल का कितना है 54.7% है। तो यहाँ आप क्लियर देख रहे होंगे कि बिहार का क्या है ज़्यादा है बाबू। बिहार का कितना है ज़्यादा है विद कंपेयर टू नेशनल के। इसलिए क्या हो जाता है यह इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके पेपर के पर्सपेक्टिव से। आपको तो ठीक है आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि बिहार का जीएसबीए में जो टेरिटरी सर्विसेज है हमारा इनका क्या है 58.6 है। ये ज़्यादा है विद कंपेयर टू नेशनल। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ से ये टेबल के फॉर्म में हमारा है रिपोर्ट एंड इंडिसेस एंड मास्टर टेबल। यहाँ से जो चीज़ें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ना फिर से वो जो टेबल के फॉर्म में है थोड़ा जल्दी रिवीजन के लिए। पहला हमारा क्या है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। इसको जो है कि पब्लिश किया जाता है। इसमें जो फर्स्ट रिपोर्ट है हमारा इसको देख लेते हैं। ये है हमारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। साथ ही में इसमें क्या है जेंडर पैरिटी अक्रॉस द इकोनॉमी, एजुकेशन एंड हेल्थ पॉलिटिक्स। इसमें कुछ नोट्स वगैरह दे रखा है कि इसमें जो है कि इसको डब्ल्यूईएफ के द्वारा ही पब्लिश किया जाता है। नोट बाय यूएनडीपी, यूएन वुमेन और वर्ल्ड बैंक। ये ऑलरेडी हमने इन चीज़ों को देखा है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इन टेबल्स में देखते हुए हम आगे चलेंगे। मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में होता है जिसने जो है कि 576 लैंग्वेज को डॉक्यूमेंट किया है अपने रिपोर्ट के अंदर में। ISFR 2023 फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जिसने बताया है कि जो टोटल ट्री कवर है हमारा 25.17% है और ऑलरेडी हमने सेकेंड वीडियो में पूरा ब्रीफ में देखा है कि बिहार का क्या कंडीशन है ISFR 2023 में। इंडिया का क्या कंडीशन है, कौन स्टेट जो है कि इन टर्म ऑफ परसेंटेज इन टर्म ऑफ एरिया जो है कि सबसे आगे है। दूसरा का रिपोर्ट है हमारा MPI इंडिया। इसमें है कि इसको पब्लिश किया जाता है नीति आयोग विथ OPHI एंड UNDP। 3 डायमेंशंस हैं, 12 इंडिकेटर्स हैं। बिहार में जो है कि 33.76% जो है कि इसके अंदर जो है कि वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो परसेंटेज है 33.76% है। कैपेबिलिटी पॉवर्टी मेजर ये यूएनडीपी के द्वारा पब्लिश किया जाता है। इसको भी हम लोगों ने देख चुका है ऑलरेडी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूएनडीपी के द्वारा इसमें जो है कि 3 चीज़ें हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, एजुकेशन है। साथ ही में एक और इंडिकेटर है हमारा इसको यूएनडीपी के द्वारा नोट बाय वर्ल्ड बैंक चीज़ों को यहाँ पे ऐड किया गया है। NFHS 5 रिपोर्ट। इसमें जो है कि बिहार का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है 3.0 है, डिक्रीज हुआ है। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट 46.4 है और सनटिंग जो है कि 42.9% है। ASER 2024 प्रथम एनजीओ के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है और जो है कि 26.3% जो है कि हमारा स्टैंडर्ड 3 और 2 में जो है कि लर्निंग आउटकम्स हैं। NIS जो है कि हमारा NCERT के द्वारा सेम इसको एनकाउंटर करने के लिए। PLFS 2023-24 में इसमें क्या है LFPR जो फीमेल है ये 23.3% है जो कि हमारा जो है कि इस लेवल से 27-28 में जो है कि इतना है और इस समय कितना है 41.7% है 23-24 में, ठीक ना। ये क्या है इंक्रीज हुआ है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन की बात कर लेते हैं तो इसको ऑलरेडी हमने देख चुका है। कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट ऑलरेडी हमने देखा है इसको। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में रैंकिंग क्या है इंडिया की सेकेंड है। फॉरेस्ट रिजर्व की बात करते हैं तो इंडिया का 640 बिलियन है, फोर्थ हमारा रैंकिंग है ग्लोबल। एसडीजी इंडिया इंडेक्स में जो है कि बिहार की जो रैंकिंग कितनी है हमारी 57 है, लोवेस्ट रैंक है हमारा। साथ ही में परफॉर्मर स्टेट कैटेगरी में आता है। ग्लोबल एसडीजी इंडेक्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में इंडिया जो है कि पहली बार अंडर 100 आया है। 99 जो है कि उसका क्या है हमारा रैंकिंग है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में 112 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें से 13 क्या है बिहार के हैं, आपको ऑलरेडी मैंने बताया। स्टेट हेल्थ इंडेक्स में बिहार अमोंग द वर्स्ट लार्ज स्टेट। बिहार इकोनॉमिक सर्वे का डाटा ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जीएसडीपी कितना है। साथ ही में 33.1% जो है कि हमारा करंट पे ग्रोथ है। 8.6% हमारा जो है कि कांस्टेंट प्राइस पे ग्रोथ है। बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे की बात करते हैं तो ईबीसी 36.01%, ओबीसी 27.13%, एससी 19.165% और एसटी जो है कि 1.68% है। ये सभी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। अब कुछ यहाँ से देख लेते हैं जो की ट्रिप्स है जिसको बीपीएससी जो है कि स्टेटमेंट्स को फ्रेम करते समय सेट कर सकता है, उन चीज़ों को देख लेते हैं।
पहला हमारा क्या है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट WEF के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा पब्लिश होता है। ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बताया। एसडीजी यूएनडीपी पब्लिकेशंस की बात करते हैं तो एचडीआई हमारा हो गया, साथ ही में जो है कि सीपीएम हो गया। ये सा उसके बाद से क्या हो गया, इसमें जो है कि एमपीआई को जो है कि किसी के साथ मिलके ये पब्लिश करता है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स की बात करते हैं तो ग्लोबल एसडीजी इंडेक्स एसडीसीएन एचडीएसएन के द्वारा पब्लिश होता है, और एसडीजी इंडिया इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा। अब यहाँ से कुछ चीज़ों को देख लेते हैं कुछ मेमोनिक है जो हमारा क्विक रिवीजन में हेल्प करते हैं। फॉरेस्ट वीएस ट्री कवर में आईएसएफआर के रिपोर्ट में, एमपी जो है कि फॉरेस्ट में, और एमएच जो है कि ट्री में, ऑलरेडी मैंने बताया। इसका मीनिंग क्या है कि मध्य प्रदेश है द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया एंड द महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट ट्री कवर। बिहार मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में देख लेते हैं मेमोनिक 33.76% स्टिल हाईएस्ट बट द बिगेस्ट फॉल। मीनिंग क्या है, बिहार रिटेन्स द हाईएस्ट पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो एट 33.76%, it simultaneously registered the largest absolute decline in poverty। इसका मीनिंग हो गया। ग्लोबल इकोनॉमिक स्टैंडिंग में देख लेते हैं, मोबाइल में सेकेंड है, फॉरेक्स में 4 है, और सर्विस में 7 है। इसका मीनिंग यहाँ देख लीजिएगा, सेकेंड इन मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, फोर्थ लार्जेस्ट इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, एंड 7 ग्लोबल इन सर्विस। ये सभी की चीज़ें जो है कि हमने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया था। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा, द इकोनॉमी इन द न्यूज़ बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे जो इंडिया का है, इससे कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। पहला हमारा क्या है, जीवीएस शेयर ऑफ एग्रीकल्चर कितना है, अबाउट 17.7%। इकोनॉमिक सर्वे जो 24-25 का है इसके अकॉर्डिंग। जीवीएस शेयर इंडस्ट्री की बात करते हैं तो कितना है, 27.6%। और सर्विस सेक्टर की बात करते हैं तो 54.7% है, जो कि हमारा बिहार का है उससे क्या है, कम है। बिहार का ऑलरेडी मैंने 58 पॉइंट समथिंग कुछ बताया था आपको। इसके बाद से बात कर लेते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की, तो 640 बिलियन ऑलरेडी मैंने बताया था। रैंकिंग क्या है, फोर्थ है वर्ल्ड में। सर्विस एक्सपोर्ट रैंक की बात करते हैं तो क्या है, सेवेंथ है। लार्जेस्ट सिंगल एक्सपोर्ट आइटम की बात करते हैं तो क्या है, पेट्रोलियम और उससे रिलेटेड हमारे क्या है प्रोडक्ट्स हैं, इनका क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंडिया एक्सपोर्ट करता है। साथ ही में इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो बासमती राइस है इज नॉट इन द टॉप 10। टॉप 10 में हमारा क्या है, बासमती राइस नहीं है। आपको इसको एग्जाम जो है कि अच्छे से याद कर लीजिएगा। स्टेटमेंट फ्रेम कर समय तो क्या करता है, इसको डाल देता है। एमएसएमई शेयर इन जीबीए की बात करते हैं, अबाउट 27.3% टू अबाउट 13.1% इन 22-23। हमारा जो है कि 20-21 में 27 था, यहाँ पे 30.1 हो गया है। ये क्या हो रहा है, हमारा राइज हो रहा है। SFB2 यूनिवर्सल ट्रांजिशन देख लेते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दीजिए इसको। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग रैंक की बात करते हैं तो क्या है, सेकंड है। इंडिया की रैंकिंग ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। अब कुछ देख लेते हैं एग्जाम ट्रिप्स वगैरह यहाँ पे। यहाँ देखिए जो नेशनल सर्विस है हमारा, नेशनल सर्विस जीवीएस शेयर जो है कि 54.7% है। स्टेट लेवल जीएसबीएस शेयर कितना है हमारा, टिपिकली फॉल्स इन द हाई 50s। इसमें सेकंड वन देख लेते हैं हमारा, एमएसबीए। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, छोड़ सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा कि बजट प्रायोरिटी लिस्ट एंड डिकॉइस। दूसरा हमारा है, इसमें देखिए विकसित भारत प्रायोरिटीज। ठीक है, यूनियन बजट 2024-25 में था विकसित भारत प्रायोरिटीज। तो क्या है हमारा, प्रोडक्टिविटी एंड रिजिलियंस इन एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग एंड एनर्जी सिक्योरिटी, ये क्या है हमारे प्रायोरिटीज हैं। साथ ही में एक्सक्लूडेड डिकॉय की बात करते हैं तो क्या हमारा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज नॉट सेपरेटली नेम्ड एज ए हेडलाइन प्रायोरिटी। इसमें जो है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो है कि एज ए प्रायोरिटी लिस्ट के रूप में उसमें जो है कि मेंशन नहीं किया गया था। आत्मनिर्भरता इन ऑयल सीड्स, तो ऑयल सीड्स में आत्मनिर्भरता की बात की गई थी 24-25 में। तो कौन कौन से ऑयल सीड्स वाले थे, मस्टर्ड था, ग्राउंड नट था, सीसम था, सोयाबीन था, और साथ ही में क्या था, सनफ्लावर था। इसमें जो है कि कोकोनट को इंक्लूड नहीं किया गया है, नोट इन द लिस्ट। तो आपको ऑप्शन में अगर कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से देता है कि कोकोनट को भी इंक्लूड किया गया था, तो क्या होगा, गलत होगा। क्योंकि जिनको इंक्लूड किया गया था कौन कौन से थे, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, शीशम, सोयाबीन, और साथ ही में सनफ्लावर। अब यहाँ से कुछ चीज़ों को देख लेते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट है। ऑयल सीड मेमोनी की बात करते हैं तो क्या है, MGSS ट्रिपल एस,
मतलब कि मस्टर्ड हो गया, ग्राउंडनट हो गया, सीसम हो गया, सोयाबीन हो गया, सनफ्लावर हो गया। विकसित भारत की बात करते हैं तो क्या है, एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड एनर्जी। 3 चीज़ें क्या है, कीवर्ड्स है, आपको याद रखना है, एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट और साथ ही में एनर्जी। इसमें जो है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मेंशन है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा सेक्टरल जीवीएस शेयर एंड स्ट्रक्चरल ऑर्डर। कुछ देख लेते हैं, इकोनॉमिक सर्वे से ही डाटा है हमारा। द कोर स्ट्रक्चरल ऑर्डर की बात करते हैं तो सर्विस सेक्टर देख लेते हैं। सर्विस सेक्टर क्या है, डोमिनेट्स नेशनल वैल्यू एडिशन, कंट्रीब्यूट्स द लार्जेस्ट शेयर। इंडस्ट्री सेक्टर की बात करते हैं, क्या है, अकाउंट्स फॉर रफली ए क्वार्टर ऑफ द नेशनल जीबीए। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं तो क्या है, कंट्रीब्यूट द स्मॉलेस्ट शेयर। तो जब रैंकिंग की बात करते हैं जीबीए शेयर में, तो सबसे आगे क्या है, सर्विस सेक्टर है, आप सभी को पता होगा, इंडस्ट्री है, उसके बाद से क्या है, एग्रीकल्चर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं। यहाँ पे ये परसेंटेज के टर्म पे दिया हुआ है। सर्विस क्या है, 54.7%, इंडस्ट्री कितना है, 27.6%, एग्रीकल्चर कितना है, 17.7%, जिनका रेशियो क्या बनता है, 55, 28 और 18। अप्रोक्सीमेट में ये क्या होता है, हमारा रेशियो हो जाता है तीनों सेक्टर का शेयर का। अब थोड़ा और चीज़ों को देख लेते हैं। देखिए ऑलरेडी मैंने बताया आपको 55, 28, 18 सर्विस, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर। सर्विस का ज़्यादा है, फिर इंडस्ट्री है, फिर एग्रीकल्चर है। ये कुछ बताने वाली बात है नहीं। अब हमारा नेक्स्ट जो हमारा है, ये है समिट, कॉन्फ्रेंस, कन्वेंशन एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। इससे देख लेते हैं कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे इसका एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो पहला है हमारा 18th G20 समिट। कहाँ पे हुआ था, आप सभी को पता होगा, न्यू दिल्ली में हुआ था, इंडिया में 2023 में ये हुआ था। और 2023 में जो इंडिया में समिट हुआ था, कौन सा था, 18वां था। इसका जो है कि थीम था, वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और इसमें जो है कि न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन जो है कि जारी किया गया था। और इसी समय जो है कि अफ्रीकन यूनियन को एडमिट किया गया था एज ए परमानेंट G20 मेंबर। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि पुरानी हैं, लेकिन क्या है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ये समिट कहाँ पे हुआ था, इंडिया में हुआ था। और इंडिया के लिए उस समय क्या था, ये प्राउड मूवमेंट था, इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड मूवमेंट था। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, WTO 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। कहाँ पे हुआ था, अबू धाबी, यूएई में हुआ था, फरवरी 2024 में। ये क्या है, हाईएस्ट डब्ल्यूटीओ डिसीजन मेकिंग फोरम है डब्ल्यूटीओ का। ये क्या था, मिनिस्ट्रियल लेवल निगोशिएशंस वगैरह इसमें हुए थे। तो आपको याद करना है, रखना है कि डब्ल्यूटीओ का 13वां मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था, अबू धाबी, यूएई में हुआ था। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, ब्रिक्स समिट जो कि 16वां था, कहाँ पे हुआ था, कजान, रसिया में हुआ था 2024 में। फिर से रिपीट करता हूँ कि जो ब्रिक्स का समिट है 16वां, कहाँ पे हुआ था, कजान, रसिया में 2024 में हुआ था। और इसमें क्या हुआ, फर्स्ट फुल समिट आफ्टर एनलार्जमेंट। रसिया हेल्ड द ब्रिक्स चेयरमैनशिप इन 2024। 2024 में क्या था, रसिया में ने इसका जो है कि चेयरमैनशिप हेल्ड किया था। अब देख लेते हैं कॉप 29 कहाँ पे हुआ था, बाकू, अजरबैजान में 2024 में। क्लाइमेट फाइनेंस पे इसमें क्या हुआ था, कुछ समझौता वगैरह होने वाला था। इसके बाद से जो है क्या हुआ था, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफिल्ड गोल, डेवलप कंट्रीज टू मोबिलाइज एट लीस्ट USD 300 बिलियन पर ईयर बाय द 2035। AI एक्शन समिट की बात कर लेते हैं तो पेरिस फ्रांस में हुआ था 2025 में। और इसमें जो है कि ग्लोबल गवर्नेंस पे बातचीत हुई थी। इसको जो है कि को-चेयर किया गया था इंडिया के द्वारा भी। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एआई एक्शन समिट कहाँ पे हुआ था? पेरिस, फ्रांस में हुआ था। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा 17 ब्रिक्स समिट कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में हुआ था, याद रखना है आपको। देखिए अभी मैंने आपको ऊपर बताया था 16 वाला कहाँ हुआ था? रसिया में। रसिया के बाद से 17 वाला कहाँ पे हुआ है? ब्राज़ील में हुआ है, रियो डी जेनेरियो में। और इसका जो है कि क्या था, स्ट्रेंथिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन। उस समय जो है कि ब्राजील ने इसका चेयरमैनशिप हेल्ड किया था। और साथ ही में यहाँ पे एक मेंशन है, कॉन्सेप्ट क्या है कि ब्रिक्स हैज नो परमानेंट सेक्रेटेरिएट। G20 लीडर समिट की बात करते हैं तो कहाँ पे हुआ था? जोहानसबर्ग में, साउथ अफ्रीका में हुआ था। और इसका जो है कि थीम क्या था, हमारा थीम था सॉलिडेरिटी, इक्वलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो आपको याद रखना है, ठीक ना। G20 लीडर समिट कहाँ पे हुआ था? जोहानसबर्ग,
साउथ अफ्रीका में हुआ था। ये पहला G20 समिट ऑन अफ्रीकन सॉइल था, ठीक ना? तो ये हमारा जो है कि 18 था, ये क्या था हमारा 29 था, 29 G20 लीडर समिट। कॉप 30 बेलेम ब्राजील में हुआ था। इसमें क्या हुआ, क्लाइमेट फाइनेंस एंड एडाप्टेशन इन द अमेजन, अमेजन को लेके कुछ समझौता हुआ था। इसी में जो है कि बेलेम पैकेज पे समझौता हुआ, जिसमें बोला गया कॉल टू एटलीस्ट ट्रिपल एडाप्टेशन फाइनेंस बाय 2035, नॉट एग्रीड ऑन द फॉसिल फ्यूल फेज आउट रोड मैप। ये कुछ हमारा एडिशनल पॉइंट्स है जिसको इसमें मेंशन किया गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, 23rd इंडिया रसिया एनुअल समिट न्यू दिल्ली में हुआ। इंडिया रसिया के बीच में, जाहिर से इसी के बीच में होगा। अब थोड़ा-सा यहाँ से उन चीज़ों को थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। पहला हमारा क्या है, 18th G20 समिट होस्टेड इन न्यू दिल्ली। थीम ऑलरेडी मैंने आपको बताया, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। G20 लीडर समिट 2025 2025 का जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था। दोनों को एक जगह रखा गया है, ठीक ना? एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। थीम क्या था, सोलिडेरिटी, इक्वलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। पहला G20 समिट था जो कि अफ्रीकन सॉइल पे हुआ था। इसके बाद से COP 29 बाकू अजरबैजान में हुआ था। COP 30 बेलम जो कि ब्राजील में हुआ था। इसके की आउटकम्स क्या थे, बेलम पैकेज। उसके बाद से 16th ब्रिक्स समिट ऑलरेडी मैंने बताया, कजान रसिया में, और 17 ब्रिक्स समिट 2025 का रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं, जो G20 स्ट्रक्चरल स्केल, इसमें देख लेते हैं। When evaluating the comprehensive scale of G20 grouping, remember this exact structural numbers। पहला क्या है, ग्लोबल जीडीपी 85% जो है कि रिप्रेजेंट करता है ग्लोबल जीडीपी का, जो G20 कंट्रीज है हमारे। वर्ल्ड पॉपुलेशन 2/3 हमारा जो है कि G20 मेंबर्स के हैं। वर्ल्ड ट्रेड की बात करते हैं तो 75% ट्रेड को कंट्रोल करते हैं हमारे जो G20 कंट्रीज हैं। गवर्नेंस की बात करते हैं, रन्स ऑन ए रोटेटिंग प्रेसिडेंसी एंड ए ट्रोएका सिस्टम। इस पे जो है कि प्रेसिडेंसी वर्क करता है। G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, तो आपको इसको जो है कि याद रखना है, ठीक ना? कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, कन्वेंशंस, ट्रीटीज, प्रोटोकॉल्स एंड रिकॉग्नाइजेशन। इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं जो हमारे पढ़ने योग्य हैं, हमारे पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो पहला इसमें क्या है कि रामासार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स 1971, रामसर, ईरान। इसका सब्जेक्ट क्या था, कंजर्वेशन ऑफ द वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। इंडिया ने इसको 1982 में रेटिफाइड किया था। वेटलैंड्स मैनेज अंडर द वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017। जयश्री वेंकटेशन became the first Indian to win the Ramsar Award for Wetland Wise Use 2025 में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, कि जो नाम है यहाँ पे, जो नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है किनका, जयश्री वेंकटेशन का, जो कि फर्स्ट इंडियन है टू विन द रामसर अवार्ड फॉर वेटलैंड वाइज यूज इन 2025। तो आपको जो है कि इसको क्या करना है, एकदम याद कर लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। दूसरा देख लेते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972 यूनेस्को। इसका सब्जेक्ट क्या था, कल्चरल एंड द नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट को प्रिजर्व करना। इंडिया ने इसको जो है कि 1977 में रेटिफाइड किया था। और मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को जो कि इंडिया का है, उसको जो है कि 44 साइट के रूप में इसको क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। ये जो इंक्लूड किया गया है, किसमें किया गया है, 47th वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी सेशन पेरिस 2025। इसमें टोटल कितने हैं, 12 फोर्स है महाराष्ट्र के और तमिलनाडु के, ठीक ना? इसमें जो है कि इनको इंक्लूड किया गया है। तो फिर से मैं पढ़ देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है, इसको जो है कि 44 साइट के रूप में इंक्लूड किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के, जो हमारा ये है एज ए लैंडस्केप है उसके रूप में, जो कि हमारा हुआ था पेरिस में हुआ था 2025 में। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, यूएनएफसीसी अडॉप्टेड इन 1992 इन रियो डी जेनेरियो, ठीक है? इसका नाम, इसका सब्जेक्ट क्या है, पेरेंट फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज।
इसी के अंदर में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था हमारा, जो कि COP 21 2020 2050 में हुआ था। ऑपरेट्स अंडर इट थ्रू द नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। इंडियाज़ नेट ज़ीरो टारगेट ईयर इज़ 2070। 2070 में जो है कि नेट ज़ीरो का टारगेट है इंडिया का। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा क्लासिकल। नाउ हम बात कर रहे थे क्लासिकल लैंग्वेज की, ठीक है? क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस की, तो इसको जो है कि रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द क्लासिकल लैंग्वेजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है कि इसको ये किया जाता है। इंडिया एडेड मराठी, पाली, प्राकृत, असामीज एंड बंगाली इन 2024। 2024 में जो कि इन लैंग्वेज को एज ए क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया था। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा इसको जो है कि रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो बिहार में जो है कि नागी बर्ड सेंचुरी को इसे रिकॉग्नाइज किया गया है। और नागी और साथ ही में जो नागटी है, इसको जो है कि बिहार में रामासर वेटलैंड साइट्स के अंदर में जो कि आते हैं। टू डिस्टिंक्ट रिकॉग्नाइजेशन है। तो इसमें दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। नागी जो है कि दोनों में कॉमन है। तो रामासर साइट भी है और साथ ही में इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है। नागटी केवल क्या है, हमारा रामासर साइट है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में हुआ था, जिसमें वर्ल्ड बैंक ने क्या की थी, मध्यस्थता की थी। इसमें जो इंडस रिवर है उसका पानी किस तरीके से पाकिस्तान में साथ ही में इंडिया में बंटवारा होगा, इसको लेके ये ट्रीटी थी। तो इसमें क्या किया गया था, 3 जो है कि ईस्टर्न रिवर्स थे हमारे, जैसे कि रावी हो गया, ब्यास हो गया, सतलज हो गया। इसके पानी को एलोकेट किया गया था किसको, इंडिया को। और 3 जो है कि वेस्टर्न रिवर्स थे हमारे, इंडस हो गया, झेलम हो गया और चेनाब हो गया, इसको जो है कि पाकिस्तान को दिया गया था। तो इसको भी लेके कई सारे विवाद हो रहे थे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अभी हाल ही में जो है कि वहाँ के जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने जो कि इसको लेके स्टेटमेंट दिया था, तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ चीज़ों को देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, पहला क्या है कि यूएनएफसीसी है 1992 में, द एब्सोल्यूट पेरेंट कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। पेरिस एग्रीमेंट क्या है, 2015 में इसी के अंदर में हुआ था, एक इंस्ट्रूमेंट ऑपरेटिंग अंडर द पेरेंट यूएनएफसीसी फ्रेमवर्क। तो आपको जो है कि कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में बता दिया है कि 24 में जो है कि इनको इनको और इनको और इनको ऐड किया गया था। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, ब्लॉक्स एसेशन एंड मेंबरशिप। इसमें कुछ चीजें जो हमारे न्यूज में थी। तो पहला हमारा बॉडी है नाटो। इसमें क्या हुआ है कि स्वीडन एक्सीडेड कंप्लीटिंग द नॉर्डिक एक्सपेंशन आफ्टर फिनलैंड। पहले क्या हुआ था कि फिनलैंड ने ज्वाइन किया था। फिनलैंड के बाद से क्या हुआ, हमारा स्वीडन ने इसको कोई क्या किया, ज्वाइन किया। ये आपके जो है कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करके पूछ सकता है। ये हाल ही में नाटो को ज्वाइन करने वाला जो है कि लेटेस्ट कंट्री कौन है। तो 32वें मेंबर के रूप में मार्च 2024 में स्वीडन ने क्या किया है, नाटो को ज्वाइन किया है। इसके पहले फिनलैंड ऑलरेडी इसका मेंबर है। G20 में जो है कि अफ्रीकन यूनियन को जो है कि ऐड किया गया है एज ए परमानेंट मेंबर ड्यूरिंग इंडिया प्रेसिडेंसी 2023 में, जो कि 18वां समिट था हमारा, न्यू दिल्ली में कंडक्ट हुआ था। ब्रिक्स में ब्रिक्स में देख लेते हैं, ब्रिक्स में क्या है, बेगन एज ए ब्रिक बिकॉम ब्रिक्स विद द साउथ अफ्रीका को जो है कि 2010 में ऐड किया गया था। तो ये क्या हो गया, हमारा ब्रिक्स हो गया। और उसको जो है कि फर्दर जो है कि एनलार्ज कर दिया गया 2024 में। क्या किया गया है, साउथ अफ्रीका ज्वाइन 2020, इसके बाद से एक्सपेंशन 2024 में किया गया है ब्रिक्स का। नेशनल मखाना बोर्ड जो है कि पूर्णिया, इसका हेडक्वार्टर क्या होगा, पूर्णिया बिहार में होगा। और फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑन 12 दिसंबर 2025, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नेशनल मखाना बोर्ड है, उसका जो है कि हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, पूर्णिया बिहार में, ये इंपॉर्टेंट है। जीएसटी एपिटेलेट ट्रिब्यूनल, ये क्या है, न्यू स्टैट्यूटरी एपिटेलेट बॉडी फॉर जीएसटी डिस्प्यूट्स। और प्रिंसिपल ब्रांच क्या है, न्यू दिल्ली में है। और इसके जो है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है, जस्टिस संजय कुमार मिश्रा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में बनाया गया, 24 सितंबर 2025 को बनाया गया जीएसटी एपिटेलेट ट्रिब्यूनल, जो कि हमारा क्या है, एक स्टैट्यूटरी एपिटेलेट बॉडी फॉर जीएसटी डिस्प्यूट्स। इसके जो है कि पहले प्रेसिडेंट कौन है, तो कौन है, जस्टिस संजय कुमार मिश्रा जो है कि इसके पहले प्रेसिडेंट हैं। हमने ऑलरेडी बताया आप लोगों को, स्वीडन किया गया है, इसमें ऐड किया गया है 32वें मेंबर के रूप में। पहले फिनलैंड था, उसके बाद से स्वीडन। G20 मेंबरशिप के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया आपको।
कि यूरोपियन यूनियन पहले से ही था हमारा, उसके बाद से अफ्रीकन यूनियन 2023 में जो है कि इसको ऐड किया गया था। अ, ठीक है, इसके बाद से देखिए और कुछ चीज़ें जो है कि इम्पोर्टेंट है हमारा। 18th हमारा उसका थीम आपको मैंने ऑलरेडी बताया, ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। डिफेंस इन स्पेस में देख लेते हैं क्या-क्या इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। तो पहला हमारा क्या है, आकाश तीर। इसको जो है कि बीईएल के द्वारा बनाया गया है फॉर इंडियन आर्मी के लिए बनाया गया है। क्या है, ये इंडिजीनियस है। ये क्या है, किस टाइप का है, ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। एक तरीके का क्या है हमारा, एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम है। साथ ही में क्या है, ये इंडिजीनियस है। यहीं पे फंसाता है पेपर में। पेपर में क्या करता है, पूछ देगा डायरेक्ट स्टेटमेंट बना के कि आकाश तीर जो है कि इंडिजीनियस था कि इसमें किसी फॉरेन का हेल्प लिया गया था। तो आकाश तीर क्या है, हमारा इंडिजीनियस है। बीईएल के द्वारा इसको जो है कि बनाया गया है, बीईएल के द्वारा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, थोड़ा-सा हम बीईएल का फुल फॉर्म देख। जो बीईएल है हमारा, इसका जो फुल फॉर्म क्या है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक ना? इसके द्वारा जो है कि आकाश तीर को डेवलप किया गया है इंडियन आर्मी के लिए, और ये प्योरली क्या है, इंडिजीनियस है। अर्जुन, इंडिया के द्वारा इसको जो है कि बनाया गया है मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर में। और क्या, ये मेन बैटल टैंक है, एकदम याद रखिएगा। अर्जुन क्या है, हमारा एक बैटल टैंक है, और ये क्या है, इंडिजीनियस है। एटीएजीएस, ये क्या है, इंडिया के द्वारा इसको भी मैन्युफैक्चर किया गया है मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर में। और क्या है, टाउड आर्टिलरी गन है। क्या ये एक तरीके का आर्टिलरी गन है, और क्या है, इंडिजीनियस है। सुदर्शन चक्र की बात कर लेते हैं। इसको जो है कि अनाउंस किया गया था 79th इंडिपेंडेंस डे को। और ये क्या है, इंडिजीनियस योर डिफेंस मिशन है सुदर्शन चक्र। और इसको जो है कि ये इंडिजीनियस है ऑलरेडी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी आपके पेपर में पूछा जा चुका है कई सारे बीपीएससी के पेपर में कि सुदर्शन चक्र क्या है। तो ये हमारा एक तरीके का क्या है, इंडिजीनियस एयर डिफेंस सिस्टम है, मिशन है, और ये जो है कि इंडिजीनियस है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, LRASHM लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल। डीआरडीओ के द्वारा इसको डेवलप किया गया है फॉर इंडियन नेवी के लिए। क्या है, हाइपरसोनिक क्लास एंटी शिप मरीन, जो कि प्योरली क्या है, हमारा इंडिजीनियस है। स्क्रैमजेट कम्बस्टर की बात करते हैं, तो डीआरडीओ के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। साथ ही में क्या है, एक्टिवली कूल्ड स्क्रैमजेट लॉन्ग ड्यूरेशन फुल स्केल ग्राउंड टेस्ट हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और साथ ही में क्या है, हमारा इंडिजीनियस है। ये इंजन है स्क्रैमजेट कम्बस्टर। CME-03 GS80 7R इसरो के द्वारा इसको जो है कि डेवलप किया गया है फॉर नेवी के लिए। ये क्या है, नेवल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इंडिजीनियस है। F-35 यूनाइटेड स्टेट का हमारा जो है कि फाइटर प्लेन है, जो कि 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये इंडिजीनियस नहीं है, ठीक ना? इंडिया ने इसको जो है कि परचेज़ भी नहीं किया है शायद मे बी। अब कुछ चीज़ों को देख लेते हैं जो हमारा जो है कि पेपर में फँसाने का काम किया जाता है यहाँ पे। ये जो 79 इंडिपेंडेंस डे था, इसमें जो सुदर्शन चक्र मिशन का अनाउंस किया गया था, इसके बाद से हमने इसके बारे में पढ़ा ही। सुदर्शन चक्र क्या है, हमारा इंडिजीनियस हाई प्रायोरिटी एयर डिफेंस मिशन है। LRASHM क्या है, हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल है। सीआर क्लासेस बोथ सिस्टम फॉल अंडर द हाईली एडवांस्ड डीआरडीओ क्लास डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, दोनों ऊपर वाले। इसके बाद से देख लेते हैं कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अब देख लेते हैं स्पेस मिशन, इंडिया और वर्ल्ड के देख लेते हैं स्पेस मिशंस को। तो पहला क्या है, हमारा GSLV F-15 NBS-02 है, इसरो का मिशन है। इसमें क्या है, NBS-02 नेविगेशन सैटेलाइट नाविक सीरीज का है। और इसरो का क्या था, ये 100 लॉन्च फ्रॉम द श्रीहरिकोटा इन 29 जनवरी 2025 को 100वां जो है कि लॉन्च था। इसलिए क्या हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या नाम है इसका, GSLV F-15 NBS-02। ये जो है कि यूज़ किया गया था इसको, और इस सैटेलाइट को जो है कि ऑर्बिट में प्लेस करने के लिए। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, निसार GSLV 15 के द्वारा निसार को लॉन्च किया गया था। नासा और साथ ही में क्या, इसरो का जो है कि ज्वाइंट था। इसका पर्पस क्या था, अर्थ ऑब्जर्वेशन फर्स्ट ड्यूअल फ्रीक्वेंसी एल बैंड एस बैंड SAR सैटेलाइट। कहाँ पे, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में इसको प्लेस किया गया था। CMS-03 GS80 7R LVM3 M5 इसरो के द्वारा नॉर्मल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। साथ ही में क्या है, हैवीएस्ट सैटेलाइट फ्रॉम द इंडियन सॉइल।
सबसे जो है कि हेवीएस्ट सैटेलाइट है जिसका वेट कितना था 4410 किलोग्राम। आपको इसको याद रखना है कि जो हमारा GSAT-7R है इसको LVM-3 M5 जो है कि रॉकेट से लॉन्च किया गया था, CMS-03। ये जो क्या है इंडिया का हेवीएस्ट सैटेलाइट है। गगनयान G1 इसरो का मिशन है। अनक्रू ऑर्बिटल टेस्ट बायोमित्र ह्यूमनॉइड रोबोट टू LEO जो कि 400 मीटर के हाइट पे है। और इंडिया का टारगेट क्या है क्रू मिशन का 2027 तक। और इसमें जो है कि LVM-3 जो है इस ह्यूमन रेटेड इंजन को यूज किया जाएगा। चंद्रयान 3 की बात कर लेते हैं। इसरो का मिशन है लूनार लैंडेड रोवर जो कि LVM-3 के द्वारा कैरी किया गया था। सॉफ्ट लैंडिंग नियर द लूनार साउथ पोल। लूनार जो है कि ट्रेप ब्लेजर देख लेते हैं। नासा का जो है कि हमारा प्रोग्राम है डिटेक्ट एंड मैप वाटर ऑन द मून। चैंग 6 क्या है हमारा चाइना का है। फार साइड लूनार सैंपल रिटर्न फर्स्ट सैंपल फ्रॉम द फार साइड ऑफ द मून इन जून 2024। ये कुछ हमारे मिशंस थे। अब इनको थोड़ा डिटेल में यहाँ देखने का प्रयास करते हैं। द लूनर एजेंसी मैट्रिक्स। नासा फोकस ऑन द मैपिंग रिसोर्सेज बाय लूनर ट्रेल ब्लेजर टू हंट एंड डिटेक्ट वाटर ऑन द मून। मून का मिशन है। CNSS चाइना के द्वारा चेंग 6 टू ब्रिंग बैक फार साइड लूनर डॉट। और इसरो क्या है हमारा GSLV-15 NBS-02 मार्किंग इसरोस 100 लॉन्च फ्रॉम द श्रीहरिकोटा। आप कुछ और चीजों को देख लेते हैं। निसार रडार कॉन्फ़िगरेशन। पार्टनरशिप क्या है नासा का साथ ही में इसरो का है। कोर टेक्नोलॉजी ऐसे कुछ है नहीं, इसको देख लेते हैं रुकिए यहाँ पे ये वाला चीज। मिशन टू जॉब एंकर ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इतने चीज़ों को हमने कंप्लीट कर लिया और इसके बाद से मुश्किल से 1 या 2 वीडियो में पूरा का पूरा जो है कि करंट अफेयर किसके 72 बीपीएससी प्री के लिए जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें उनको हम कवर कर लेंगे। साथ ही में जो घटना सार की बुक है, इसका भी हम जो है कि मैक्सिमम पार्ट कवर करने का प्रयास करेंगे। ये 2 सोर्स जो है ना आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है बीपीएससी के लिए। तो 26 जुलाई से पहले करंट अफेयर तो हमारा कंप्लीट होने ही